हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लॉर्ड गुओ बाकी दोनों डीमंस और कल्टीवेशन रियलम के बारे में बता रहे होते हैं। लॉर्ड गुओ बोल रहे होते हैं कि इस वर्ल्ड के औरों को रिवाइव पे 10 साल हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पे जा सकता कोई बंदा माया रियलम तक पहुंच सकता है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है इससे भी ऊपर कुछ रियलम होते हैं और वो रियलम होते हैं गॉड रिफाइनिंग और इमॉर्टल वेनरेबल। अगर आपके पास में रियलम की पावर है ना, तो आप जो भी कुछ सोचो रियलिटी बन जाएंगे। तभी के बाद सेंटिमन बोल रही होती है कि आपने का जो इमॉर्टल वेनरेबल होता है वो सभी सोच के साथ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लॉर्ड गुओ बोल रहे होते हैं कि हाँ, उन लोगों के पास ऐसी पावर्स होती है। तभी वो अपने पीछे देखते हैं सस्ता अल्ट्रामैन, माइकी माउस और हेवनली दाओ को, जो कि बोल रहे होते हैं कि इनको खत्म करने के बाद में हम जल्दी घर जा पाएंगे। घबराते हुए ग्रीन डीमन बोल रही होती है, लॉर्ड आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। स्नेक डीमन बोल रही होती है कि आप लोग नोटिस किया इन तीनों का जो आर्ट स्टाइल है ना वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि हमारे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। क्या यहाँ पे इन सभी को बच्चे ने क्रिएट किया है? लॉर्ड गुओ बोल रहे होते हैं नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को जानता था जो कि इमॉर्टल वेनरेबल लेवल पे था। आखिर इस वर्ल्ड के अंदर एक बच्चा इमॉर्टल वेनरेबल कैसे बन सकता है? और अगर ये बच्चा ये सब कुछ कर पाया है तो आखिर ये बच्चा है कौन? इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं हो सकती। क्या ये बच्चा इंसान के रूप में छुपा हुआ कोई हेवनली ड्रैगन है क्या? दोनों ही डीमंस बोल रही होती हैं, लॉर्ड आप प्लीज घबराइए मत। अगर आप यहाँ पे डर गए ना तो फिर हमें कौन बचाएगा? आपके पास पक्का से कोई ना कोई तो आइडिया होगा ही हम लोग को बचाने का। लॉर्ड बोल रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये सभी काफी पावरफुल दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे डीमन किंग भी होते ना तो वो शायद कुछ नहीं कर पाते। सस्ता अल्ट्रामैन बोल रहा होता है कि वक्त आ चुका है यहाँ पे फाइट करने का। वो तीनों डीमन अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहे होते हैं, प्लीज हमको माफ कर दो, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पे छत के ऊपर काफी खतरनाक ब्लास्ट हो गया होता है। नीचे दियाओजुन बोल रहा होता है कि यहाँ पे आसपास में कोई डीमन नहीं दिख रहा, तो आखिर ये ब्लास्ट होकर रहे हैं। मैं तो बस यहाँ पे गॉड से यही प्रे कर रहा हूँ कि मैं सेफ रहूँ, बाकी सब ठीक है। वहाँ पे दियाओजुन जैसे कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे डीमन मरते जा रहे होते हैं। भागते हुए डीमन ही बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे कैसा मॉन्स्टर आ चुका है जो कि बिना देखे ही हम सभी लोग को मार रहा है। यहाँ पे इस बंदे के रहते हुए हम में से कोई नहीं बचने वाला। वही दियाओजुन कॉरिडोर में चलते हुए बोल रहा होता है, फुयाओ, लिंगर आखिर तुम लोग कहाँ पर हो? अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना तो फटाफट से बाहर आ जाओ। वो डीमन सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी जो कि मैं यहाँ पे बच गया। अगर इस बंदे ने मुझे देख लिया होता ना तो मैं पक्का से मार जाता। जियाजुन बोल रहा होता है, लिंगर आखिर तुम लोग कहाँ पर हो? देखो हाइड एंड सीक खेलने की जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर तुम मुझे सुन पाए तो फटाफट से बाहर आ जाओ। वो डीमन बोल रहा होता है कि फाइनली ये बंदा चला गया, अब मैं सेफली घर वापस जा पाऊंगा। तभी यहाँ पे जियाजुन आते हुए बोल रहा होता है कि आखिर आवाज कैसी थी? हम देखते हैं जियाओजुन के पास इतना कहने के साथ ही वो डीमन यहाँ पे मर गया होता है। जियाओजुन बोल रहा होता है कि अभी तो मुझे यहाँ पे कोई भी डीमंस नहीं मिले, मैं बस यहाँ पे प्रे कर रहा हूँ कि रास्ते में मुझे कोई डीमन मिले भी ना, क्योंकि मेरे पास कोई कल्टीवेशन है नहीं, आखिर फाइट कैसे करूंगा? बस मुझे कैसे भी फटाफट से लिंगर और फुया मिल जाए। वही सीन जो होता है मैं ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हम देख सीसीटीवी के थ्रू फुया सब कुछ देख रही होती है। सोल्जर बोल रहा होता है, बॉस ये बंदा काफी डरा हुआ है, क्या इस बंदे को पिक करने के लिए हमें किसी को भेजना चाहिए? फुया बोल रही होती है कि नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ये खुद से यहाँ पे आ जाएगा। हमें पहले यहाँ पे हेडक्वार्टर में भरे हुए पौधे के बारे में सोचना चाहिए, ये जो पॉइजन है नहीं हमारे लिए काफी खतरनाक है। तभी शॉक होते हुए लिंगर बोल रही होती है, क्या मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं और मुझे कैसे भी करके उनको बचाने जाना पड़ेगा? फुया बोल रही होती है, लिंगर आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? अगर तुम ऐसे गेट खोल दोगी ना तो हमें काफी पॉइजन मिस्ट आ जाएगी। फिर लिंगर को पकड़ते हुए बोल रही होती है कि जो पॉइजन है ना ये तुम पे काफी असर कर रहा है, अगर तुम यहाँ पे ऐसी कंडीशन में बाहर जाती हो तो तुम पक्का से मारी जाओगी। लिंगर बोल रही होती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे यहाँ पे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जो मास्टर है वो काफी डेंजर में है, अगर उनको कुछ भी हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। फुया बोल रही होती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने खुद यहाँ फुटेज में देखा है कि जियाओजुन के सामने कोई मॉन्स्टर आ तक नहीं पा रहा है, अगर वो इतना पावरफुल ही है तो उस पर क्या खतरे आएंगे? लिंगर बोल रही होती है कि तुम इन बातों को समझ नहीं पा रही हो, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं उनके पास में जा रही हूँ। शौक होते हुए फुया बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लिंगर बोल रही होती है कि मेरे यहाँ पे आने से पहले वो एक ऑर्डिनरी इंसान बन के रह रहे थे, यहाँ तक कि मेरे यहाँ पे आने के बाद भी वो एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि उन्हें ज्यादा पावरफुल नहीं दिखना, वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और एक डिसाइपल के तौर पे ये मेरा फर्ज बनता है कि मुझसे यहाँ पे जो भी कुछ हो सके ना मैं उनके लिए करूँ, अगर वो फाइट नहीं करना चाहते तो उनकी तरफ से मैं फाइट करूंगी। फुया बोल रही होती है, लिंगर तुम एक काफी अजीब इंसान हो, तुम्हारे साथ मैं काफी टाइम से हूँ लेकिन मैं समझ में नहीं आया क्या कि तुम्हें चाहिए क्या? और तुम्हें पता है आज के वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको सक्सेस नहीं चाहिए। तुम्हें पता जो जियाओजुन है ना वो बिना किसी स्पेशल रूट के पैदा हुआ था और इसी वजह से पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। हो सकता है कि उसके पास में ये पावर्स अचानक से आई हो और अगर उसे पता चल जाए ना कि वो कितना पावरफुल है तो वो काफी खुश हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि उसे अपने पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसी से वो सफर कर रहा है। चिल्लाते हुए लिंगर बोल रही होती है कि यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता,
तुम जितना सोच रही हो ना चीजें उतनी नॉर्मल नहीं है। एक बार अपनी बेवकूफी के चक्कर में मैंने मास्टर को खो रखा है, इसी वजह से मैं इस बार सेम गलती नहीं करने वाली। चाहे मुझे यहाँ पे कोई भी कोस्ट क्यों ना देने पड़े, मैं मास्टर को बचा के रहूंगी। फुया बोल रही होती है कि इसे कहने का मतलब क्या था कि इसने ऑलरेडी एक बार ज्यादा खो रखा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हेवनली दाओ को जो कि स्नेक डीमन को पीट रहा होता है। स्नेक डीमन बोल रही होती है प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं ये बात मानती हूँ कि मैं काफी गलत काम कर रही थी, लेकिन आज के बाद में ना मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे जाने दोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हेवनली दाओ बोल रहा होता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी से बड़ा मैं सिर्फ एक पाव है, तो क्या तुम्हें लगता है कि अपनी बॉडी का यूज करते हुए तुम मुझसे बार्गेन कर पाओगी? तो क्या मैं फालतू बातें करने का कोई फायदा नहीं है। स्नेक डीमन सोच रही होती है आखिर अब मैं क्या करूँ, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसे नेगोशिएट भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर यहाँ वैसे चलता रहेगा ना तो मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी। तभी वो साइड में देखते ग्रीन डीमन को जो कि मार खा रही होती है। सस्ता अल्ट्रामैन बोल रहा होता है कि क्या तुम एक ट्री हो, पर यहाँ पे तुम्हें देख के मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी जो ये बॉडी तो काफी लचीली है, क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि तुम किस चीज की ट्री हो? देखो अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर जो अल्ट्रामैन होता है अपना अटैक को रेडी करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे अटैक के बीच में लॉर्ड आ गए होते हैं। इसी वजह से वो अटैक सिर्फ ग्रीन डीमन के फेस पे ही लगता है। स्नेक डीमन बोल रही होती है ग्रीन क्या तुम ठीक हो? वो जो अटैक था ना वो काफी ज्यादा पावरफुल था, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ग्रीन डीमन बोल रही होती है हाँ अभी मैं जिंदा हूँ। लॉर्ड बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे इन लोगों को रोकने का ट्राई कर रहा हूँ, तब तक ना तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ग्रीन डीमन बोल रही होती है कि हम लोग भागेंगे, आखिर हम लोग क्यों भागेंगे? यहाँ पे ऐसे मरने से अच्छा है कि हम लोग कुछ लोग को मार के मरे। स्नेक बोल रही होती है ग्रीन कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना? यहाँ पे जो ये तीनों क्लोन्स है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इनसे फाइट नहीं कर पा रहे, तो आखिर जो इनका मास्टर है हम उनसे फाइट कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे इन सभी को मारना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ग्रीन डीमन बोल रही होती है हाँ हमारे पास एक तरीका है जिससे हम सभी को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बोलते हुए ग्रीन डीमन स्नेक डीमन को स्टैप कर देती है और फिर वो स्नेक डीमन की पूरी लाइफ को तो खींचना स्टार्ट कर देती है। स्नेक डीमन बोल रही होती है ग्रीन आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? हम लोग दोस्त थे ना, तुम मुझे क्यों मार रही हो? लॉर्ड बोल रहा होता है ग्रीन तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे सब कुछ करना काफी खतरनाक हो सकता है, तुमने यहाँ पे अपने एक साथी को धोखा दिया है। ग्रीन डीमन बोल रही होती है कि मैं इसको नहीं मारती, लेकिन मुझे इसके वेनम की काफी जरूरत थी। अगर मैं इसके वेनम को अपनी बॉडी में मिला लेती हूँ तो इससे मैं यहाँ पे जितनी भी सोल्स है ना सभी को एब्जॉर्ब कर पाऊंगी, और इसकी वजह से जो ये मेरी बॉडी है ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। अब जब मेरी बॉडी पॉइजन रिलीज करने वाली है ना वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब मैं यहाँ पे श्योर हो चुकी हूँ कि अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मेरे पॉइजन से बच पाए। यहाँ पे इन सभी क्लोन्स ने हमें काफी डराया है, इन लोगों को मारते वक्त मुझे काफी मजा आएगा। देखिए लॉर्ड आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वापस जाने के बाद जो डीमन किंग है वो आपको पक्का से मार डालेंगे, और अगर आप यहाँ पे रुकते हुए मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करूंगी। तो इसी वजह से आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर आपको क्या करना है। लॉर्ड बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, यहाँ पे जान बचाने के लिए मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। मुझे कभी भी लगा था कि यहाँ पे फाइट करने के लिए मुझे नहीं पावर किसी को देना पड़ेगा। ये बोलते वो ग्रीन डीमन को काफी पावरफुल बफ दे देता है। लॉर्ड बोल रहा होता है कि मैं अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए तुम्हें काफी खतरनाक पावर दे रहा हूँ, उम्मीद है कि यहाँ पे इस पावर का यूज करते हुए तुम पक्का जीत जाओगी। फिर जो वहाँ पे वो ग्रीन डीमन होती है वो ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो जाती है। शॉक होते हुए हेवनली दाओ बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अल्ट्रामैन बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि इनकी पावर काफी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक ही झटके के अंदर ये तो पावरफुल कैसे बन सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन डीमन को जो कि एक बहुत बड़ी ट्री में चेंज हो गई होती है। कहां से बता रहा होता है जो ग्रीन डीमन थी वो काफी गुस्से से भर गई थी, इसी वजह से यहाँ पे स्नेक डीमन को मार के उसके वेनम को एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर यहाँ पे इसको लॉर्ड ने अपनी पावर्स भी दे दी। इसी वजह से अब ग्रीन डीमन अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर पा रही है, और इसकी पावर पहले से काफी पावरफुल बन चुकी है। तभी जो ग्रीन डीमन होते हैं टेंटिकल का यूज करते हुए हेवनली दाओ को स्टैप कर देती है। ट्री डीमन बोल रही होती कब से तुम हमें बुली कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सारी की सारी पावर मेरे पास में है, और अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही गंदी मौत देने वाली हूँ। कॉरिडोर में चल रहा जियाओजुन बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये अर्थ कोई कहाँ से आ गया, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जगह काफी खतरनाक होती जा रही है। फुया बोल रही होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर जो पूरी बिल्डिंग थी ये शेक क्यों कर रही है। लिंगर बोल रही होती है मैं शॉर्टी से कह सकती हूँ यहाँ पे कुछ तो अजीब हुआ है, यहाँ की जो वेनेमस पावर थी ना ये काफी बढ़ चुकी है। फुया बोल रही होती लिंगर अपने पाँव पे देखो आखिर वो क्या चीज है। लिंगर बोल रही होती है कि तो कुछ टेंटिकल टाइप का है। फुया बोल रही होती है थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ से गए थे, लेकिन तब तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आखिर जो ये डीमन थे यहाँ पे कैसे आ गए। लिंगर बोल रही होती है कि इन डीमन का नाम है कॉप्स गू। जो कॉप्स गू होते हैं ना उन्हें सोच का यूज करते हुए बनाया जाता है, और पता है कॉप्स गू को बनाने के लिए ना मरी हुई बॉडी के अंदर सोल बाहर निकल जाता है। इसी वजह से जो कॉप्स गू होते हैं ये 5 एलिमेंट को बिलोंग नहीं करते। अगर तुम्हारी जो कल्टीवेशन टेक्निक हो 5 एलिमेंट में से एक है तो तुम ये बात भूल जाओ कि तुम इनको मार सकती हो।
और पता है इन लोग के आसपास में रहना काफी ज्यादा बेकार होता है क्योंकि इनके अंदर काफी वेनमस पावर भी होती है। मैं ये बात कह सकती हूँ कि हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। अगर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए ना तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। फूया बोल रही होती है कि अब मुझे लग रहा है तुम सही कह रही थी, सच में जियाजुन काफी खतरे में है। तभी वहाँ से कूदते हुए लिंगर बोल रही होती है मास्टर मैं को बचाने के लिए आ रही हूँ, इतने खतरनाक एटमोसफियर में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। चलते हुए जियाजुन बोल रहा होता है क्या यहाँ पे क्या हो गया। अचानक से जो टेम्परेचर था वो काफी ठंडा हो चुका है, स्पेशली जो मेरी पीठ है ना उसमें मुझे काफी ठंड लग रही है। कहीं यहाँ पे मेरे आसपास में कोई घोष तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि घोष के आसपास होने से हमें काफी ठंड लगती है। आगे हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर ही पूरी बिल्डिंग में कॉफ को पॉइजन भर गया होता है। फूया बोल रही होती है लिंगर क्या तुम यहाँ पे होल्ड कर पाओगी। लिंगर बोल रही होती है कि मैं नहीं बोल सकती, मेरे यहाँ पे होल्ड बैक करना काफी मुश्किल हो रहा है। तभी जो फूया होती है वो अपने पास से तालिस्मान निकाल लेती है। फूया बोल रही होती है कि तकरीबन 1 घंटे तक ये हम लोग को बचा के रखेगा। लिंगर क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा कौन सा रीजन है कि तुम जान की परवाह किए भी नहीं बाहर आ गई। यहाँ पे कॉप्स पॉइजन की वजह से तुम्हें काफी दिक्कतें आ रही है और तुम्हारा हेडक्वार्टर से बाहर आना बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे जियाजुन को बचाने के लिए तुम बाहर आ गई। अब हम लोग ये तो नहीं पता कि तुम जियाजुन को बचा पाओगी कि नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन में तुम बाहर होगी ना तो तुम पक्का से मारी जाओगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। लिंगर बोल रही होती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि आखिर मैं यहाँ पे ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ तक आने के लिए मैंने कितनी दिक्कतें देखी है। मैंने ना जान मुझे कल्टीवेशन गिराया है ताकि मैं गुडो को रिलम पे आ सकूं, और यहाँ पे ये सब करने का सिर्फ एक ही रीजन है, मुझे मेरी इस लाइफ के अंदर कोई रिग्रेट नहीं चाहिए। मैंने अपने कुछ गलतियों की वजह से बहुत कुछ खो दिया है और तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं समझ सकती कि उन चीजों की वैल्यू मेरे लिए क्या थी। अब भले मुझे यहाँ मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो गलती फिर से नहीं करूंगी। ये बोल जो लिंगर होती है वो खड़ी हो गई होती है। तभी वहाँ पे कॉरिडोर में दौड़ते हुए जियाजुन जा रहा होता है। तभी जियाजुन शॉक होते हुए देखता है लिंगर को। लिंगर बोल रही होती है मास्टर क्या आप ठीक हो। जियाजुन बोल रहा होता है लिंगर ये बात करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, फटाफट मेरे साथ में आओ। लेकिन तभी जो वहाँ की रूफ होती है वो टूट जाती है और जो ग्रीन डीमन होती है वो नीचे आ गई होती है। जियाजुन सोच रहा होता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है। ग्रीन डीमन को देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, ऐसा डीमन तो हमने आज तक कभी नहीं देखा था। वही ग्रीन डीमन बोल रही होती है कि अब तुम सभी लोग मेरा शिकार हो, अब जल्दी तुम लोग का जो ब्लड होगा वो मेरा हो जाएगा, मुझे यहाँ पे तुम सभी लोग का ब्लड चाहिए। ये बोलते हुए ग्रीन डीमन अटैक कर देती है। जियाजुन बोल रहा होता है कि इस डीमन को देख के लग रहा है कि मेरे को टारगेट कर रही है, अगर हम लोग यहाँ पे अलग हो जाते हैं तो कम से कम तुम इसे सेफ रहोगी। ग्रीन डीमन बोल रही होती है मैं यहाँ पे इन सभी को एक झटके में मार डालूंगी, उसके बाद जो मेरी पावर है ना पक्का से काफी बढ़ जाएगी और जो यहाँ पे डीमन किंग है वो मेरी काफी वैल्यू क्या करेंगे। वही जो जियाजुन होता है वो ग्रीन डीमन के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जियाजुन सोच रहा होता है कि देखने में डीमन काफी पावरफुल लग रही है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके बाहर निकलना होगा वरना मेरे साथ लिंगर ही फालतू ही मारी जाएगी। जैसे जियाजुन थोड़ा सा आगे आता है वो देखता है कॉरिडोर में पे खत्म हो गया होता है। जियाजुन बोल रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, आगे तो रास्ता ही नहीं है और जो ये ट्री डीमन है ये मेरे पीछे आ चुकी है, अगर मैं इसे नहीं भगाना तो ये पक्का से मुझे मार डालेगी। चिल्लाते हुए जियाजुन बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या लग रहा है मैं तुमसे डर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे तुम्हें से किसी से भी डर नहीं लगता, अगर तुम मेरे पास में आए ना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और बूढ़े आदमी और ट्री डीमन तुम साथ में फाइट कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, तुम लोग यहाँ पे एक करके फाइट करनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता हमारे सिटी का रूल है, यहाँ पे कोई बंदा स्क्वाड में फाइट नहीं कर सकता, तुम्हें 1v1 करना पड़ता है। लिंगर सोच रही होती है कि इसी पीस को हासिल करने के लिए मैं डायमेंशन ट्रेवल किया था और न जाने कितनी दिक्कतों को पार करके मैं यहाँ तक आई थी। यहाँ मुझे मास्टर के साथ में रहते हुए बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसे कि पहले हुआ करता था। ये जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ये मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। मास्टर मुझे आपसे मिलके सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये बोलते हुए जियाजुन खींचते हुए किस कर लेती है। लिंगर बोल रही होती है कि आपका जिंदा रहना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे चले जाइए, मैं इन लोगों को रोक दूंगी। मास्टर जो लड़की है ना फूया आपके यहाँ से बाहर निकलते ही आपको लेके चली जाएगी, आपका यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है और वैसे भी यहाँ पे इन डीमंस को मैं ज्यादा तो नहीं रोक पाऊंगी। इस लाइफ में मुझे आपके पास में रहने का बहुत ही कम टाइम मिला, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में मास्टर हम लोग काफी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है मास्टर, गुड बाय। तभी वहाँ पे जियाजुन लिंगर का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि 1 सेकंड रुको, तुम बोल रही हो कि तुम यहाँ पे मेरे लिए अपनी जान दे रही हो, लेकिन शायद तुम्हें बात भूल गई कि मैं एक मैन हूँ और मैं अपने सामने सुंदर लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें हमें बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा ना मैं वो करूंगा। लिंगर सोच रही होती है कि मास्टर के टच करने की वजह से जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो रिकवर कर रही है और ये सिर्फ यहाँ पे रिकवर ही नहीं कर रही, पैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग बन रही है। अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा ना तो मैं पैसे काफी पावरफुल बन जाऊंगी, शायद से इतनी पावरफुल कि मैं इस डीमन को ही मार डालूं। जियाजुन के एनर्जी को देखते हुए ग्रीन डीमन बोल रही होती है मुझे काफी पेन फील हो रहा है, यहाँ पे इस बच्चे की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है
अगर मैं इस एनर्जी के पास में भी गई ना तो मैं पते चल जाएंगे और मुझे यहाँ पे खत्म होते हुए 1 सेकंड नहीं लगेगा। लॉर्ड भी बोल रहा होता है सच में इस बच्चे के पास में बेहद ही कमाल की पावर है। आखिर यहाँ पे इसी बॉडी के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है, और अगर यहाँ पे इस बच्चे के पास में इतनी पावर्स है तो ये फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा था। सिर्फ इसकी पावर की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें दिक्कतें हो रही है। वैसे 1 सेकंड को मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि एक नई पावर बॉर्न हो रही है, और जो नई पावर है ना ये भी काफी खतरनाक है। वहीं हम देखते हैं लिंगर को जो कि ट्रांसफॉर्म कर गई होती है। शॉक होते हुए लॉर्ड बोल रहा होता है नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उस बच्चे की पावर की वजह से जो ये लड़की थी इस पोटेंशियल को रीच कर दिया और अब ये पहले से 100 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। इस लड़की ने यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया है। इसका मतलब ये कम से कम महानीलम पर है। नहीं 1 सेकंड रुको, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे महानीलम के बंदों से मिल रखा हूँ और उन लोगों की बॉडी के अंदर से कभी भी इतनी पावर बाहर नहीं निकली। मुझे याद है मेरे वर्ल्ड के अंदर एक ड्रैगन रहा करता था, हमेशा उसकी बॉडी के अंदर से भी ऐसी एनर्जी बाहर निकलती थी, पर वो जो ड्रैगन था वो गॉड डिफाइनिंग लेवल पे था। क्या इसका मतलब ये है कि जो ये लड़की है ये गॉड डिफाइनिंग लेवल पे पहुंच चुकी है? तभी जो वहाँ पे लिंगर होती है पावर का यूज करते हुए बहुत सी दीवार को तोड़ देती है। लॉर्ड सोच रहा होता है कि अभी लड़की काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ मरना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रुका रहा ना मैं पक्का से मर जाऊंगा। लॉर्ड बोल रहा होता है ग्रीन डीमन जल्दी भागो वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। ग्रीन डीमन बोल रही होती है कि तुम्हें कचरा हो, तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहे। अगर तुम यहाँ पे किसी भी काम के होते ना तो शायद हम जीत जाते। लॉर्ड बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, यहाँ पे लड़की के सामने टिकना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तभी जो वहाँ पे लिंगर होती है वो कहती है कि डिस्ट्रॉय हो जाओ। हम जो ग्रीन डीमन होती है वो पूरी तरह ब्लास्ट हो गई होती है। वही साइड में गिरते हुए लॉर्ड बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पावर थी। फिर वो लिंगर को देखता है जो कि बहुत सी एनर्जी को रिलीज करते हुए लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रही होती है। घबराते हुए लॉर्ड बोल रहा होता है प्लीज मेरी तरफ मत आना, मैं ये बात मानता हूँ कि हम गलत थे लेकिन मुझे मत मारना। वही जहाँ पे लिंगर होती है वो लगातार आगे बढ़ रही होती है। ऊपर हम देखते हैं जियाओजुन और फुयाओ को जो कि ऊपर से फाइट देख रहे होते हैं। जियाओजुन बोल रहा होता है फाइनली मुझे लिंगर ही मिल गया, फुयाओ भी, और अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही सेफ है। फिर वहाँ फाइट को देखते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि जो हमारी लिंगर होगी ना वो इतनी पावरफुल होगी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं ऐसे चला जाऊं, मुझे लगा था कि वो हम लोग को बचाने के लिए अभी लाइफ का सेक्रीफाइस दे रही है, पर जब तक कि मैं यहाँ पे तुम्हें लेके आया इसने पूरा गेम ही चेंज कर रखा है। देख रहे जो डीमंस हैं उनकी जान काफी खतरे में है और लिंगर के लिए इनको बीट करना काफी ज्यादा ईजी है। फुया बोल रही होती है कि वैसे एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि लिंगर को ये पावर अभी मिली हो। जियाओजुन बोल रहा होता है फुया तुमने कुछ कहा क्या? मुझे यहाँ पे ऐसा फील हुआ कि तुम कुछ कह रही थी। फुया बोल रही होती नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें ना पक्का से यहाँ पे गलतफहमी हुई होगी। फुया सोच रही होती है लिंगर ने वार्न किया था, लगता है कि मुझे यहाँ पे चीजों को अभी क्लियर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना उसके बारे में मैं सीरियस रिपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि सच में जो जियाओजुन उसकी पावर्स हैं ये काफी ज्यादा अजीब है। आखिर यहाँ पे ऐसा कोई तो रीजन होगा ना जिसके से लिंगर चाह रही है कि यहाँ पे जियाओजुन को उसकी पावर के बारे में कुछ पता ना चले। वैसे अगर देखा जाए तो जियाओजुन अभी काफी छोटा है और हो सकता है कि ये जानने के बाद में कि आखिर ये कितना पावरफुल है ये अपनी पावर्स को ना संभाल पाए या फिर कुछ बुरी पावर्स इसके ऊपर कंट्रोल कर ले और यहाँ पे इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए। अभी तक की मैं जिस जियाओजुन जानती थी वो एक काफी नॉर्मल और कमजोर इंसान था जो कि हमेशा ही बेवकूफों की तरह एक्ट किया करता था, पर अभी मैं यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ कि जियाओजुन कोई बेवकूफ है या फिर काफी समझदार इंसान जो कि यहाँ पे हम सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हाँ मैं जानती हूँ कि जियाओजुन के पास में इतनी पावर है कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर जो भी कुछ चाहेगा ना काफी इजीली अचीव कर लेगा और शायद से जियाओजुन के बराबर पावर इस वर्ल्ड में किसी के पास में होगी। लॉर्ड बोल रहा होता है प्लीज मेरे पास मत आना, मैं गलत था, मुझे तुम बस एक बार माफ कर दो, फिर मैं अपनी गंदी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा और वैसे ही मुझे यहाँ पे मार के तुम्हें क्या ही फायदा हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे यहाँ पे भेजने वाले कौन लोग थे। क्या तुम लोग ये नहीं जाना कि हमसे ये सारे काम करवा कौन रहा है और आखिर हमारे सब करने का पर्पस क्या है? अगर तुम मुझे यहाँ पे इतना छोड़ देती हो तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। भले मैं देखने में काफी वीक लगूं लेकिन मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ पता है। तभी वहाँ पे लिंगर टीडी मंगा फोड़ते हुए बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने पास में ही रखो और वैसे भी एक मरने वाले इंसान के साथ नेगोशिएशन करके कोई फायदा नहीं होता। तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे पीछे कौन है और आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, पर रियलिटी तो ये है कि ये सब कुछ जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे पीछे कितनी ही पावरफुल फोर्स क्यों ना हो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक कि मैं मास्टर मेरे साथ में है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ में मार सकती हूँ। ये बोलते हुए लिंगर लॉर्ड के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है जिसकी वजह से लॉर्ड की हालत काफी खराब हो गई होती है। तभी जो वहाँ पे लॉर्ड होता है वो साइड में देता है जियाओजुन को। लॉर्ड बोल रहा होता है कि इस बंदे के पास में इतनी पावर है कि ये बंदा यहाँ पे किसी को भी अपने एनर्जी का यूज करते हुए मार सकता है। साथ ही मुझे ये तो पता ही कम से कम इमॉर्टल वेरिएबल लेवल पर तो है ही, क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोन्स को भी समन कर रखा है और यहाँ पे इस लड़के ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इस लड़के को इतना पावरफुल बना दिया
कि ये जो लड़की है ना अपने पोटेंशियल लिमिट पर पहुंच चुकी है। आखिर मैं यहाँ पे बिना किसी बात के इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा था। फाइनली अब जाके मैं सब कुछ समझ में आ चुका है। ये बंदा वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, वही 10,000 साल पुराना इमॉर्टल। तभी जब वहाँ पे लिंगर होती है वो लॉर्ड को मार देती है। लिंगर बोल रही होती है कि जो यहाँ के मेन डीमंस थे वो तो मारे गए, अब मैं यहाँ के बाकी डीमंस को भी मार देती हूँ ताकि वो नॉर्मल लोगों को भी कोई परेशान ना कर पाए। हम देखते लिंगर की एनर्जी की वजह से बिल्डिंग के बाहर ही ब्लास्ट हो रहे होते हैं। बाहर खड़ी लिंगर भी बोल रही होती है कि आखिर कैसी पावर थी। वहीं जो लिंगर की स्पेशल स्वॉर्ड होती है वो वहाँ के सारे डीमंस को मार रही होती है। जो डीमन किंग तो घर होते हुए बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं जितने भी डीमंस थे जो जीत रहे थे आखिर वो हारने कैसे लगे, और आखिर जो स्पेशल स्वॉर्ड है ये मेरे तक कैसे आ गई। हम देखते हैं लिंगर के साथ स्पेशल स्वॉर्ड डीमन किंग के टेल्स पे लग गई होती है। डीमन किंग बोल रही होती है कि मेरी एक टेल छोड़ के बाकी जितनी भी टेल्स वो किसी काम की नहीं रही। तभी वहाँ पे जो लिंगर की एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है वो काफी तेज से आगे बढ़ रही होती है, पर डीमन किंग टेल का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। डीमन किंग सोच रही होती है कि तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी कि यहाँ पे जो मेरी एक टेल थी वो खाली थी, वरना जब पक्का से मारी जाती। फिर जब वो डीमन किंग होती है वो अपनी रियल फॉर्म ले लेती है। डीमन किंग बोल रही होती है कि हमें अपने काम को जल्दी करना होगा, वरना जो लॉर्ड है वो काफी गुस्सा हो जाएंगे। सीन चल होता है, हमें रेड ड्रैगन स्क्वाड के बीच का सीन दिखाया जाता है। जियाओजुन बोल रहा होता है लिंगर क्या तुम ठीक हो। तभी जो लिंगर होती है वो काफी गुस्से में जियाओजुन को देखने लगती है। जियाओजुन बोल रहा होता है लिंगर क्या तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम ठीक हो। तभी लिंगर बोलती है एक सेकंड रुकिए मास्टर, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मेरा जो अपीयरेंस है ना काफी गंदा हो चुका है, अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था मास्टर, लेकिन मैं काफी गुस्से में देख रही थी, लेकिन मेरी बात को विश्वास करिए मैं उसको मीन नहीं कर रही थी। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ ना वो गलती से हुआ, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। वही जियाओजुन बोल रहा होता है कि मैंने अपना रुमाल कहाँ रख दिया, लिंगर के मुंह पे डस्ट लग गई है, मैं साफ कर देता हूँ। फिर अपने रुमाल को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है लिंगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल हो जितनी की हुआ करती थी, वैसे भी जो ये दाग है ना ये जल्दी गायब हो जाएगा। रोते हुए लिंगर बोल रही होती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियाओजुन बोल रहा होता है कि अब जबकि हमारा काम यहाँ पे हो चुका है तो हमें वापस चलना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे वेट करने का कोई फायदा नहीं है। लिंगर बोल रही होती है ठीक है मास्टर चलिए चलते हैं। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है, यह आप लोग की इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लास की सबसे पहली क्लास होने वाली है। आप लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ से 3 दिन पहले सिटी में ब्लैकआउट हो गया था और जो पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी थी वो चली गई थी। यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था स्पेशल एनर्जी में गड़बड़ होने की वजह से, लेकिन अब 3 दिन बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेशल एनर्जी का फ्लो था वो काफी ज्यादा हो गया था, पर जल्दी हमें उम्मीद है कि हर जगह ठीक हो जाएगी। अगर आपको आपके घर के आसपास में कहीं में दिक्कत मिलती है तो आप लोग यहाँ पे क्लासरूम के अंदर आके रिपोर्ट कर सकते हो। हम लोग म्युनिसिपल कम्युनिटी से बात कर लेंगे कि प्रॉब्लम को ठीक कर दें। यहाँ पे किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के एक्सपर्ट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। दूसरी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सिटी में काफी र्यूमर्स फैल रहे हैं और उन र्यूमर्स से डील करने के लिए हमने काफी कमाल के एक्सपर्ट्स को बुला लिया है। जल्दी यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स होगी ना वो सॉल्व हो जाएगी, तो इसी वजह से आप बच्चों में से किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे सिटी की प्रॉब्लम इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि जल्दी आप नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो और आप लोगों को जो स्पेशल पावर्स हैं वो ऐसे ही नहीं मिल रही। आपको यहाँ पे काफी अच्छा काम भी करना पड़ेगा जिससे कि आप प्रूव कर सको कि आप इस क्लास के वर्दी हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लास की पहली क्लास है, तो मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें बता दूं। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे कल्टीवेटर के तौर पे रजिस्टर कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की वजह से आप लोगों के पास उतनी पावर आ चुकी है जितना कि एक सिविल सर्वेंट के पास में होती है। अगर आपको रास्ते में चलते हुए या फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर कोई भी खतरनाक चीज दिखती है तो फिर आप लोग बिना किसी के परमिशन के भी वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन लेते हो तो आपको रिपोर्ट देनी होगी कि आखिर आपने अपनी पावर को क्यों यूज किया। ऊपर से आप सभी लोग ये भी समझ सकते हो कि आपको एक बहुत ही कमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिसको आप निभा के अपनी कंट्री के लिए एक हीरो बन सकते हो। जियाओजुन सोच रहा होता है कि उस दिन के इंसिडेंट के बाद में फुयाओ ने लिंगर का भी हमारी क्लास में एडमिशन करा दिया था। फुयाओ बोल रही होती है कि यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं इस वर्ल्ड को स्पेशल एनर्जी को रिस्टोर करते हुए तकरीबन 10 साल हुए होंगे और इन 10 सालों के अंदर हम जो भी कुछ कर सकते थे ना हमने वो किया है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हमने अपना बेस्ट दिया है क्योंकि बाकी कंट्री के पास में हमसे काफी कैपेबल और पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। और अगर मैं पावर की बात करूँ ना तो उनसे हम काफी सालों पीछे ही रह चुके हैं। अगर किसी भी चीजों की वजह से हमारी उनसे फाइट होती है तो हम किसी मामले में बराबरी नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली आपने बहुत ही कम लोगों के मुंह से बात सुनी होगी कि हम लोग वीक हैं, लेकिन ये बात आप लोग के लिए जानना काफी जरूरी है। तभी वहाँ पे यूजुआन जो कि अपने फाउंडेशन बिल्डिंग का अर्ली स्टेज पर है वो बोल रहा होता है टीचर आप यहाँ पे गलत कह रही हो।
फुया बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे गलत कह रही हूँ, चलो मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर मैं यहाँ पे गलत कैसे कह रही हूँ। युजवान बोल रहा होता है टीचर, जो कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट है ना उसे हमारी कंट्री ने रिलीज किया था, तो फिर आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम सबसे वीकेस्ट है। फुया बोल रही होती है कि हम इसी वजह से वीक है क्योंकि जो हमारा रिलीजन है वो इसे बिल्कुल ही मैच नहीं करता। देखो हर एक कंट्री के पास में खुद के रिलीजन्स है जिसमें कि वो अलग अलग चीजों को काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, और वहीं जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये एक नेचुरल थिंग है जिसे कि यहाँ पे किसी भी रिलीजन का बंदा हासिल कर सकता है। बाकी जो कंट्री के लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा पावरफुल बना लें। वहीं हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के हिसाब से अगर हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बनना है तो उसके लिए हम लोगों को इमॉर्टलिटी को प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें कि हमारी मोरलिटी और बिहेवियर काफी ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ यहाँ पावर को बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हम लोग को अपने माइंड को भी काफी ज्यादा आगे लेके जाना होगा। लेकिन वही जो बाहर कल्टीवेटर्स है ना वो बहुत सारे अलग तरीकों को यूज कर रहे हैं। जो बाहर के हाई लेवल कल्टीवेटर्स हैं वो अपने बहुत सारे बिलीवर बना रहे हैं और वक्त आने पे उन सभी की पावर अपने पास में ले रहे हैं। इससे एक सिंगल बंदे की पावर काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। उन लोगों की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ बिलीफ। वैसे अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखें तो ये काफी बेकार टेक्निक है क्योंकि ये लोग यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बंदे की कल्टीवेशन उठा के दूसरे बंदे को दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें किसी को फायदा नहीं होगा। वही जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है ये हमें लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पावरफुल बना देगी क्योंकि जो हमारी बॉडी और माइंड होंगे वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके होंगे। इसी वजह से स्टार्टिंग 10 सालों के अंदर ही हम लोग उनसे काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं और आने वाले कुछ सालों तक हम लोग वीक ही रहने वाले हैं। पर अगर अभी से हम लोगों ने काफी ध्यान दिया ना तो यहाँ पे एक बार ऐसा भी आएगा जब हम सभी से काफी पावरफुल बन चुके होंगे। इसी वजह से चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप सभी लोग को प्रैक्टिस करनी है। जितना हार्ड आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उतना हार्ड प्रैक्टिस करो क्योंकि आपकी बॉडी हमारी कंट्री के लिए यही बेस्ट है। जियाओजुन सोच रहा होता है कि जो बंदे यहाँ पे बिलीवर्स बन के अगले को अपनी पावर दे रहे हैं ना मुझे उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे उन बंदों को और कुछ नहीं बल्कि पावर बैंक के तौर पर यूज किया जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो जल्दी वो बंदे वेस्ट हो जाएंगे और अपनी लाइफ के अंदर वो बंदे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सच में जो हमारा चाइनीज कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम खुद के ऊपर रिलाई करते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इससे हम लोग कम से कम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं ना। फुया बोल रही होती है कि आज के लिए हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली है। अब मैं यहाँ पे आप सभी लोग को सिखाऊंगी कि स्पेशल प्रैक्टिस करते कैसे हैं। आप सभी लोग देख सकते हो कि आपके सामने एक ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है। जैसे ही जियाओजुन यहाँ पे बॉक्स को खोलता है जियाओजुन बोल रहा होता है कि इसके अंदर एक मेडिसिन पड़ी हुई है। वहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये तो की रिफ्रेशिंग पिल है। फुया बोल रही होती है कि वैसे तो आप सभी लोग हमारी पूरी काउंटी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, लेकिन अभी आप लोगों को ये बात नहीं पता कि अगर आप किसी और कंट्री में होते ना तो आप वहाँ के सबसे बेकार स्टूडेंट होते हैं। आप में सबसे बेस्ट भी फाउंडेशन रियलम पर ही है, लेकिन वहाँ के जो सबसे वीक बच्चे होते हैं ना वो भी इसी रियलम पे होते हैं। यहाँ पे आप लोग के पास स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा वीक है। इस पे लोग खाने की वजह से आपकी एनर्जी वो काफी फास्टली बढ़ेगी और ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी है। इस पे लोग खाते ही आपको ऐसा फील होगा कि बॉडी के आसपास काफी ज्यादा गर्मी हो रही है और आप अपने आसपास में स्पिरिचुअल एनर्जी के पते से लेकर फील कर पाओगे। आपको बस यहाँ पे इन सब चीजों के बीच में अपने माइंड में फोकस करना है। अगर आप फोकस करते हो तो आपका माइंड काफी स्ट्रांग बनेगा जिससे कि स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने में आप काफी ज्यादा अच्छे हो जाओगे। इसके बाद अगला स्टेज ये होगा कि आपको हवा के अंदर के ऑरा को फील करना है और धीरे धीरे करके उस ऑरा को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है। लिंगर सोच रही होती है क्या ये पिल मेरे किसी भी काम की होगी क्या? मेरी जो कल्टीवेशन है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, इस पिल को खाने के बाद टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे यहाँ पे किसी पिल की जरूरत नहीं है अपने ऑरा कंट्रोल करने के लिए। ये बोलते हुए लिंगर उस पिल को खिड़की से बाहर फेंक देती है। वही जो जियाओजुन होता है वो सबको देखते हुए सोच रहा होता है कि लगता है ये लोग ऑरा को फील कर पा रहे हैं, लेकिन आखिर ये पिल खाने के बाद में मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा। मैं तो यहाँ पे अपने आसपास में किसी भी ऑरा को फील नहीं कर पा रहा। यहाँ पे फुया तो बोल रही थी कि हमें गर्मी लगेगी और जो हमारे आसपास की हवा है वो काफी डेंस हो जाएगी और हम यहाँ पे हवा के अंदर के ऑरा को भी फील कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। तो आखिर यहाँ पे बाकी लोग हैं वो कर क्या रहे हैं? मुझे यहाँ पे इस क्लास में लाइन से पहले प्रॉमिस किया गया था कि मेरे पास में काफी कमाल की पावर है, लेकिन आखिर इन लोगों को कैसे पता कि मेरे पास में पावर है? अगर वो पावर होती तो मेरी बॉडी में ही होती ना, और मैं खुद यहाँ पे उस पावर को फील नहीं कर पा रहा हूँ। 3 दिन पहले वापस आने के बाद से ही लिंगर और फुया काफी चेंज हो चुके हैं। वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं कोई बहुत पावरफुल इंसान हूँ। लिंगजी सोच रही होती है कि जो ब्रदर जियाओजुन है वो कब से मुझे देखे जा रहे हैं। अगर ये यहाँ पे मुझे देखेंगे ना तो आखिर प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगी? ये पहली बार है जब मैं ऑरा को प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर मुझे यहाँ पे पिल की वजह से नहीं बल्कि इनकी वजह से गर्मी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी के आसपास में ब्रदर की एनर्जी आ रही है और लगता है कि मैं यहाँ पे काफी पावरफुली बन रही हूँ। तभी जहाँ पे लिंगजी होती है वो ब्रेक थ्रू कर लेती है। लिंगजी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज पे आ गई होती है। वहाँ पे सभी लोग शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे लिंगजी ने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू भी कर लिया? सच में ये तो काफी कमाल की बात है। शॉक होते हुए युजवान बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? आखिर जो लिंगजी है इसने हमें ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? इस पिलो खाने के बाद में हम लोगों को तो कुछ हो नहीं रहा है
और देखो इसकी बॉडी के आसपास में कितना पसीना भी हो गया है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि लिंगजी हमारे स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी है, और अगर उसने यहाँ पे ब्रेकथ्रू कर भी लिया है ना तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसका जो ऑरा था वो पहले भी काफी कमाल का था। अगर यहाँ पे जो लिंगजी है वो ऐसे ही कल्टीवेट करती रही तो जल्दी वो हमारी क्लास में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। लिंगजी सोच रही होती कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ऑरा को नहीं बल्कि बता की व्रत को महसूस कर रही थी, और यहाँ पे पक्का सिंह की व्रत की वजह से ही मैं ब्रेकथ्रू कर पाई हूँ। कहते पता जियाओजुन है उन्होंने जानबूझ के मेरी हेल्प करी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये तो पता है काफी ज्यादा पावरफुल है और ये सभी लोगों से अपनी एनर्जी को काफी छुपा भी रहे हैं। फिर लिंगजी बोल रही होती है क्लासमेट जियाओजुन आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, अगर आपने यहाँ पे मेरी हेल्प नहीं करी होती ना तो मैं ब्रेकथ्रू नहीं कर पाती। शौक होते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है कि तुमने क्या कहा, यहाँ पे मेरी हेल्प की वजह से तुम ब्रेकथ्रू कर पाई हो। शौक होते हुए युजुआनी बोल रहा होता है क्या जियाओजुन ने तुम्हारी हेल्प करी ब्रेकथ्रू करने में, लेकिन आखिर इसने यहाँ पे ये किया कैसे, क्या तुम अपना ये सीक्रेट हमें बता सकती हो। लिंगुई बोल रही होती है कि तुम लोग को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल तो है, क्या यहाँ पे बता दिया ने ऐसा क्या किया जिसके तुम्हें ब्रेकथ्रू कर पाई। वैसे ये कुछ ऐसी चीज है ना जो कि मैं बोल नहीं सकती, तुम सब लोग काफी समझदार हो, तुम समझ जाओ क्या इन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा। जियाओजुन सोच रहा होता है ये लड़की ये काफी ज्यादा बेकार है, मैंने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया, और ये बिना किसी बात के इन लोग ऐसे बता रही है जैसे मैंने बहुत कुछ कर दिया हो। वैसे जो क्लास के लड़के हैं वो मुझसे खुश नहीं रहते, अब तो मुझ पर पक्का से काफी गुस्सा हो गए होंगे। यूजुआन बोल रहा होता है कमीने जियाओजुन हमें बता दे क्या तूने स्कूल के नंबर 1 बेटी के साथ में किया क्या है, दिन के उजाले में क्लास में बैठे बैठे तूने साथ में क्या कर दिया जो कि वो यहाँ पे हम लोगों से बोल तक नहीं पा रही है। जियाओजुन बोल रहा होता है ब्रदर्स यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई होगी, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पे चुपचाप अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ था। लिंगुई तुम्हें यहाँ पे इन सभी लोगों को क्लियरली बताना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, वरना बिना किसी बात के लिए मुझे गलत समझ लेंगे। मैंने बस यहाँ पे लिंगुई कल्टीवेट करते हुए 2 बार देखा था, और सिर्फ इतना सा करने से ये ब्रेकथ्रू कैसे कर सकती है। अब तुम लोग तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हो जैसे कि मैं लिंगुई को टच करूंगा और ये यहाँ पे ब्रेकथ्रू कर लेगी। देखो मैंने ऐसा टच कर भी दिया है, इसका कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या, तो इसका तो यहाँ पे क्लियर होता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया। लिंगुई शर्माते हुए बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे काफी गर्मी फील हो रही है, तभी वहाँ पे लिंगुई की बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ने लगती है। लिंगुई सोच रही होती है कि जल्दी मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी का ओवरफ्लो होने वाला है। हम देखते हैं लिंगुई की एनर्जी की वजह से बाहर के टीचर की भी उड़ गई होती है, और लिंगुई यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके गोल्डन को रियलम के इनिशियल स्टेज पे आ गई होती है। लिंगुई बोल रही होती है कि अब मैं यहाँ पे काफी थक चुकी हूँ, मैं और ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। ब्रदर आपका शुक्रिया, आपके साथ फिर से ब्रेक थ्रू कर गई। शौक होते हुए जियाओजुन बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी बंदे भी बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिंगुई ने यहाँ पे एक दिन के अंदर 2 बार ब्रेक थ्रू कर लिया है, और कमाल की बात तो ये है ना कि गोल्डन को रियलम में पहुंच गई। इतने फटाफट ब्रेक थ्रू करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था। और यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि ब्रेक थ्रू जियाओजुन की वजह से कर पा रही है। ये कमीना जियाओजुन खुद कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो आखिर बाकी लोगों को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कैसे कर रहा है। फुया सोच रही होती है कि लिंगुई यहाँ पे गलत नहीं कह रही, वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू जियाओजुन की वजह से कर पा रही है। कुछ दिनों पहले जो लिंगर थी वो भी क्वालिफाइंग लेवल पे पहुंच गई थी, और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जियाओजुन ने हेल्प करी थी। पर अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था सब देखने के लिए। पर आज यहाँ पे लिंगुई ने सिर्फ एक दिन के अंदर ही 2 बार ब्रेक थ्रू कर लिया है, और वो ये भी क्लेम कर रही है कि उसकी हेल्प करने वाला और कोई नहीं बल्कि जियाओजुन है। अब यहाँ पे चीजों को कवर करने के लिए मुझे कुछ तो कहना होगा, वरना जियाओजुन की रियलिटी सभी लोगों के सामने आ जाएगी, और अभी जियाओजुन की रियलिटी सामने आना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सारे लड़के चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कमीना जियाओजुन फटाफट से बता दे कि तूने यहाँ पे क्या किया है। आखिर जो यहाँ पे लिंगुई थी वो लगातार 2 बार ब्रेक थ्रू कैसे कर पाई, वो यहाँ पे बोल रही है कि तूने उसकी हेल्प करी है। हाँ बता दे कि तेरे पास ऐसी कौन सी पावर है जो कि तूने उसे एक झटके में गोल्डन को रियल में पहुंचा दिया। जियाओजुन बोल रहा होता है कि तुझसे कितनी बार कहूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे लिंगुई ने ब्रेक थ्रू खुद की वजह से किया है, उसके ब्रेक थ्रू करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। लिंगर सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके मास्टर को बचाना होगा, वरना जो इनकी रियलिटी है वो सभी लोग के सामने आ जाएगी। तभी जियाओजुन के सामने आते हुए लिंगर बोल रही होती है कि मैं मास्टर को परेशान मत करो, तुम लोग यहाँ पे खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे और बिना किसी बात के मैं मास्टर को ब्लेम किए जा रहे हो। कल्टीवेशन के अंदर हमारे पास काफी कमाल की अपॉर्चुनिटीज होती है, और एक बार अगर हम उन अपॉर्चुनिटी को समझ गए तो हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तुम लोग हमें बिना किसी बात के ही ना मैं मास्टर पे चढ़ रहे हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना ही है तो लिंगुई से पूछो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू मेरे मास्टर ने नहीं बल्कि लिंगुई ने किया है। तभी वहाँ पे जियाओजुन की सांसें लिंगर के कान टकरा जाती है। लिंगर बोल रही होती है मास्टर मेरे कान में फूंक मत मारिए, मुझे भी यहाँ पे काफी गरम गरम सा फील हो रहा है। तभी जब वहाँ पे लिंगर होती है ब्रेक थ्रू कर लेती है। लिंगर वहाँ पे गोल्डन कोरियलम के पीक से नए सोरियलम पे आ गई होती है। वहाँ पे सारे शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं ये क्या हो गया। यहाँ पे जो लिंगर थी वो नए सोरियलम में पहुंच चुकी है, और तुमने नोटिस किया इस बार यहाँ पे सबको जियाओजुन की वजह से हुआ है। जियाओजुन सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ और साथ के साथ ना मेरे ऊपर ही आ जा रहा है। अगर तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना तो सभी लोग नहीं छोड़ेंगे। फुया बोल रही होती है कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे बल्कि फालतू काम कर रहे हो। यहाँ पे किसी का ब्रेक थ्रू करना एक काफी अच्छी बात है ना।
ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि लोग जियाजुन के ब्रेक थ्रू कर पा रहे हैं, ये एकदम फालतू बात है। अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें खुद के पावर पर रिलाई करना होगा, इसके अलावा ब्रेक थ्रू करने का और कोई तरीका नहीं होता। सारे बंदे बोल रहे होते हैं टीचर आपके बोलने से पहले शर्म नहीं आई? आपने अपनी आंखों से देखा कि दोनों ही लड़कियां जैसे जियाजुन के पास में गई, इन दोनों ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। मतलब यहाँ पे जियाजुन के अंदर कुछ ना कुछ तो पक्का से अजीब है। हमें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जियाजुन को खुद के लिए बचा के रख रही हो। आपने बताया था फॉरेन कंट्री के अंदर लोग होते हैं वो यहाँ पे नॉर्मल बंदों को पावर बैंक के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे अब हम सभी लोग जियाजुन को पावर बैंक के तौर पे यूज करेंगे, इससे यहाँ पे जल्दी जल्दी हम सभी लोग ब्रेक थ्रू कर लेंगे। ये काफी अच्छी बात है ना। एक सिंगल बंदे के पास पावर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर यहाँ पे सभी लोग ब्रेक थ्रू कर लेंगे तो ये काफी अच्छा होगा। टीचर आप यहाँ पे कह रही हो ना कि जियाजुन से कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, हम लोग आपसे बोल रहे हैं आप भी ट्राई करके देखो। पक्का इस कमीने के पास में जाते ही आप भी ब्रेक थ्रू कर लोगे। यहाँ पे जियाजुन के अंदर ना कुछ तो अजीब है, एक बार आप ट्राई तो करो। फुया सोच रही होती है यहाँ पे जितने बंदे हैं वो सब मुझे फोर्स कर रहे हैं। अगर मैंने इन लोगों को प्रूव नहीं किया कि जियाजुन को छूने से कुछ नहीं हो रहा तो ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे और जियाजुन के पावर के तौर पे यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जियाजुन टच कर लेती हूँ तो पक्का से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पे कुछ घंटों के लिए और इन पावर को सप्रेस कर लूंगी और जैसे ही बच्चों की छुट्टी हो जाएगी फिर ब्रेक थ्रू कर लूंगी। यहाँ पे जियाजुन को बचाने का ये इकलौता तरीका है। फिर जब वहाँ पे लिंगर होती है वो जियाजुन तक आगे बढ़ने लगती है। फुया सोच रही होती है कि मुझे ब्रेक थ्रू करे हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, शायद आज मेरे पास एक काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। पहले मेरे ब्रेक थ्रू करना एक सपने की तरह था, पर आज मैं जियाजुन के पास में रहते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अपनी बात को सप्रेस करना पड़ेगा। सच में चीजें कितनी ज्यादा अजीब हो रही है ना। तभी वहाँ पे क्लासरूम के अंदर टीचर का विग आ गया होता है। टीचर बोल रहा होता है मेरा विग मैं हासिल करके रहूंगा। फुया सोच रही होती है आखिर टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी अपनी विग को बचाने के चक्कर में टीचर फुया को धक्का दे देते हैं। टीचर बोल रहे होते हैं कि इस विग को बनवाने में मैंने अपनी 6 महीने की सैलरी खर्च करी है, मैं अपनी इस विग को कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं धक्का लगने की वजह से फुया आगे बढ़ते हुए जियाजुन किस कर लेती है। फुया बोल रही होती है कि मैं पहला किस था जो मैं तुम्हें गलती से कर दिया है। जियाजुन बोल रहा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जितनी भी गलती है वो तुम्हारी ही है। तभी जब फुया की बॉडी होती है उसमें एनर्जी आने लगती है और वहाँ पे ट्राई करने के बावजूद भी फुया अपनी एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रही होती। हम देखते हैं फुया फाउंडेशन बिल्डिंग नीलम के पीक से गोले को नीलम पे आ गई होती है। वहाँ पे शॉक होते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। यहाँ पे जियाजुन की वजह से इन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया। क्या जो ये कमियां जियाजुन है ये किस टाइप का गॉड है जिसके यहाँ पे सिर्फ टच करने की वजह से कोई ब्रेक थ्रू कर ले रहा है। यूजुआन बोल रहा होता है भाइयों आगे हम यहाँ पे खड़े होकर कर क्या रहे हैं, इस कमियां जियाजुन का यूज करते हुए हम सभी लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ो और जियाजुन को पकड़ लो, हमारा जल्दी पावरफुल बनने का यही कमियां चाबी है। जियाजुन बोल रहा होता है मेरे दोस्तों ऐसा मत करो, यहाँ मेरी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, ये लोग खुद की मेहनत थी। साइमन जियाजुन को पीछा करते हुए बोल रहा होता है कि रुक जाओ, आखिर तुम यहाँ पे गलती से तीनों का ब्रेक थ्रू कैसे करा सकते हो। हमें पता है कि तू यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमीना है जो किसी लड़कियों को ब्रेक थ्रू करवा रहा है और यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। कॉरिडोर में आने के बाद में जियाजुन गायब हो गया होता है। यूजुआन बोल रहा होता है कि वो कमीना कहाँ चला गया। अगर वो कमीना जियाजुन जमीन में भी छुपा हुआ होगा ना तो भी हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी कोई साइड में लड़का बोलता है ब्रदर मैंने लड़के को देखा था जो कॉरिडोर में भागते हुए जा रहा था। यूजुआन बोल रहा होता है कि पक्का से वो जियाजुन ही होगा, सभी लोग मेरे साथ में आओ, हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलके उसके में जियाजुन को पकड़ना ही होगा। वही हम देते जियाजुन को जो कि गेट के पीछे छुपा हुआ होता है। जियाजुन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे काफी दिमाग लगा लिया और मैं यहाँ पे आके छुप गया, वरना अभी तक मैं पक्का से इन लोगों के हाथ में लग गया होता। वैसे मुझे पता भी नहीं कि बिना किसी बात के ये सभी लोग पागल क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे इन सभी लोगों को पता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बचपन से ही मेरे पास स्पेशल रूट तक नहीं थी, तो ऐसे में ये कहना कि मैं बाकी लोगों को ब्रेक थ्रू करा रहा हूँ ये तो बेवकूफी है। तभी यहाँ पीछे से कोई जियाजुन करने पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर क्या तुम हमारे साथ में रेसलिंग करना चाहोगे। तुम्हें पता है रेसलिंग है ना वो काफी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, अगर तुम्हें बिना पूछे हुए हमारे ड्रेसिंग रूम में आए हो तो तुमको पक्का से यहाँ पे रेसलिंग करनी ही होगी। जियाजुन बोल रहा होता है ब्रदर्स आप लोग गलतफहमी हुई है, मुझे ना आप लोग के साथ में कोई रेसलिंग नहीं करनी। तभी बाहर से एक बंदा जियाजुन की आवाज सुन लेता है। वो बंदा बोल रहा होता है बिग ब्रदर वो जो जियाजुन है ना लगता है अंदर है, मुझे यहाँ पे इस गेट के अंदर से उसकी आवाज सुनाई दे रही है। गेट ओके करते हुए यूजुआन बोल रहा होता है कमियां जियाजुन अब तू पकड़ा गया, यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे पास में कोई जगह नहीं बची। लेकिन तभी वो लोग कमरे के अंदर देखते हैं तो कुछ नहीं होता, वो पूरा का पूरा लॉकर रूम खाली होता है। यूजुआन बोल रहा होता है ली फैन क्या तुम श्योर हो कि तुमने यहाँ पे जियाजुन की आवाज इसी कमरे सुनी थी। ली फैन बोल रहा होता है कि हाँ ब्रदर मैं श्योर हूँ, मैंने उस कमरे में जियाजुन की आवाज नहीं सुनी थी, पता नहीं अब जो वो कमीना है वो दिख क्यों नहीं रहा। यूजुआन बोल रहा होता है ऐसी बात है ना तो यहाँ पे ढूंढो, पक्का यहाँ पे किसी न किसी लॉकर के अंदर वो छुपा हुआ होगा। वैसे भी वो कमीना जियाजुन भागने में काफी ज्यादा अच्छा है। वही हम देते जियाजुन को जो कि लॉकर में छुपा हुआ होता है। यूजुआन बोल रहा होता है कि जियाजुन की प्रोटेक्शन में वो दोनों लड़कियां खड़ी रहती हैं, पर अभी उन लोगों का ब्रेक थ्रू हुआ है ना इसी से लोग काफी वीक हो चुके हैं। जब तक कि वो लोग यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं हमारे पास से मौका है कि हम लोग यहाँ पे जियाजुन का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लें। तभी कुछ बच्चे ऊपर से देखते हुए बोल रहे होते हैं कि उन बंदों को देखो,
वो सारे के सारे बंदे ना इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लास से हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लोग तो वही ना जिन्हें पूरे प्रोविंस के अंदर 50 सीटें मिली हैं। सच में जितने बंदे सारे काफी लकी हैं। टीचर बोल रहे होते लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों के आने के बाद से ही यहाँ पे काफी शोर हो रहा है। आज तक इतना शोर हमारे स्कूल में कभी नहीं हुआ था। पता नहीं जो ये बच्चे हैं वो आने के बाद से कर क्या रहे हैं। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है शायद जो यूजुआन है ना वो जियाजों को बुली कर रहा है। मैं जियाजों को देखा था, वो कमरे में छुप रहा था। दूसरा स्टूडेंट बोल रहा होता है कि जो यूजुआन है वो एक नंबर कमीना है, वो हमेशा बिना किसी बात के जियाजों को बुली करता रहता है। टीचर आप यहाँ पे सब कुछ खुद से देख रहे हो, क्या आप यहाँ पे जियाजों की हेल्प नहीं करोगे? टीचर बोल रहे होते अगर ये चीजें मैंने पहले देखी होती ना तो मैं कुछ कर भी लेता, पर उस यूजुआन के पास में ना काफी कमाल कल्टीवेशन है और ऐसे बच्चे से भिड़ने की पावर मेरे पास में नहीं है। तो अभी वहाँ पे एक लाल वाला बंदा बोल रहा होता है टीचर आपको यहाँ पे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोगों को पता जो यूजुआन के फादर है ना वो स्कूल के डायरेक्टर है, इसी वजह से चाहे वो यहाँ पे जियाजों को कितना बुली क्यों ना कर ले कोई टीचर कुछ नहीं कहता। और जियाजों का बैकग्राउंड है वो तो है भी काफी वीक, आखिर ऐसे एक बच्चे से किसी फर्क पड़ेगा। वैसे क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन से रूम में एंटर किया है? पहले वाले स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि नहीं हमें नहीं पता आखिर वो कौन से कमरे में एंटर किया है, पर जहाँ तक हमें नॉलेज है ना वो जितने भी कमरे हैं वो क्लब्स के रूम है, जो जिस क्लब से बिलोंग करता है वो उसी कमरे में जाता है। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को बता दूं जियाउद्दीन यहाँ पे गलती से हेल में एंटर कर चुका है, क्योंकि वो और किसी का नहीं बल्कि रेसलिंग वाला का क्लब रूम है। और यहाँ पे सभी लोग को पता जो हमारे स्कूल के रेसलिंग वाले हैं वो कितने खतरनाक है। आज तक यहाँ पे सिंगल मैन नहीं रहा जो इस कमरे में एंटर किया हो और सही से बाहर निकल गया हो। वो रेसलिंग वाले उन बंदों की हालत खराब कर देते हैं। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या कि जियाउद्दीन बचाया कैसे? अगर वो बाहर आता है तो यूजुआन उसको नहीं छोड़ेगा, और अगर वो उस कमरे के अंदर रहता है तो फिर जो हमारे खास रेसलिंग के लोग हैं वो उसे नहीं छोड़ेंगे। गया तो वो जियाउद्दीन नमक बन के था, लेकिन बाहर वो चाशनी बन के निकलेगा। उस बेचारे जियाउद्दीन के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। आज के बाद वो कभी नहीं कह पाएगा कि वो एक रियल मैन है। वही सीन होता है हमसे यूजुआन को, जो कि करके सारे लॉकर रूम को चेक कर रहा होता है। यूजुआन बोल रहा होता है कि अब मैंने यहाँ पे सारे लॉकर को चेक कर लिया है और सिर्फ एक ही लॉकर बाकी है। जियाउद्दीन मुझे पता है कि तुम इस लॉकर में छुपे हुए हो और तुम्हारे पास में कोई मौका नहीं बचा कि तुम निकल के भाग पाओ। आज हमारे पीछे जितने भी गिर चुके थे ना मैं उन सभी को बराबर कर दूंगा। आज मैं बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। जियाउद्दीन सोच रहा होता है मैं फंस चुका हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ? सच में कभी मैं लॉकर के बाहर आ चुका है और उसके वहाँ बाहर खड़े रहते हुए मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। मुझे ये बात नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर कैसी पावर है, पर यहाँ पे सभी लोग मुझे अपना पावर बैंक के तौर पे यूज करेंगे और मेरी बॉडी में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसे चूस के बाहर निकाल देंगे। जब वहाँ पे यूजुआन लॉकर खोलने ही वाला होता है तभी उसके पीछे रेसलिंग वाले बंदे आ गए होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है चिकने लड़के मुझे याद है कि तुम्हारा नाम यूजुआन है ना? यूजुआन बोल रहा होता है कि हाँ मेरा नाम यूजुआन है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या काम था? वो बंदा बोल रहा होता है कि मैंने काफी सुना है कि तू हमेशा बिना किसी बात के जियाजों को बुली करता रहता है। किसी को बुली करना अच्छी बात नहीं होती। हम देखते हैं ये बंदा होता है वांग बिली, जो कि रेसलिंग क्लब का प्रेसिडेंट है। तो इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट डोंग बोल रहा होता है कि ब्रदर्स अब हमारे पास में काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि हम इस यूजुआन से एक अच्छी मसाज ले सके। वैसे मेरे बैक के अंदर काफी पेन हो रहा था, इसके बाद एक्सरसाइज करके हमें काफी मजा आएगा। वो सारे बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते कि सिर्फ जियाजुन की वजह से हम लोग को बहुत कमाल की मसाज मिलेगी और फिर यहाँ पे इन बंदों के साथ में हम रेसलिंग भी कर पाएंगे। सच में आपसे काफी मजा आएगा। जियाजुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें काफी कमाल का टारगेट दे दिया है। फिर वांग बिली बोलता है यूजुआन मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या तुम्हें यहाँ पे रेसलिंग पसंद है? यूजुआन सोच रहा होता है कि आखिर मुझे यहाँ पे घबराहट क्यों हो रही है, ये लोग मेरे साथ में क्या करने वाले हैं। आगे उस कमरे के अंदर से बहुत खतरनाक चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। टीचर बोल रहे होते कि मुझे जियाजुन के लिए काफी बुरा लग रहा है। यहाँ पे उसकी आवाज के अंदर कितना दर्द था ना। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि रेसलिंग वाले बंदे काफी पावरफुल है, उन लोगों के प्रेशर को जियाजुन संभाल नहीं पाएगा, पक्का से वो कभी ना बाहर आने के बाद मारा जाएगा। फिर जो वहाँ पे गेट होता है वो खुल गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं वो देखो जियाजुन बाहर आ रहा है, लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अंदर जाने के बावजूद भी जियाजुन ठीक कैसे है? आज तक की हमारे स्कूल की हिस्ट्री में सिंगल बंदा नहीं है जो कि अंदर जाने के बाद में सेफली बाहर आया हो। जियाजुन हंसते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लास में जाने की वजह से मैं एक स्टार बन चुका हूँ, इसी वजह से मुझे देखने के लिए यहाँ पे तो लोग आ रखे हैं। तभी जो वहाँ पे वांग बिली होता है वो जियाजुन उठा लेता है। वांग बिली बोल रहा होता है कि अब जबकि यहाँ पे सभी लोग हैं तो आज मैं आप सभी लोगों से एक काफी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आज से जो हमारा रेसलिंग क्लब है वो जियाजुन के गार्ड के तौर पे काम करेगा। जियाजुन हमारे लिए हमारे प्रिंस की तरह है। अगर पूरे स्कूल में किसी ने भी जियाजुन को टच करने का ट्राई किया ना तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जियाजुन से बात करते वक्त भी काफी प्यार से बात करना, अगर इनसे आपने गुस्से से बात करी तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप लोग को हमें कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं जिन्होंने कि यहाँ पे हमारे सामने जियाजुन को बुली करने का ट्राई किया था। आप खुद देख सकते हो कि उन लोगों के साथ में हमने क्या कर दिया। हम देखते हैं उन लोगों ने यूजुआन और बाकी सभी लोगों को पीट के टांग दिया होता है। घबराते हुए रेड वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर क्या हो गया, क्या जो यूजुआन और बाकी लोग वो जिंदा भी हैं?
टीचर बोल रहे होते मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर यहाँ पे जितने भी रेसलिंग वाले बंदे थे ये जियाजोंग की बात क्यों मान रहे हैं। ये लोग तो इतने खतरनाक है ना कि प्रिंसिपल की बात नहीं मानते। और आज यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्टर के बेटे को पीट दिया है, लेकिन सभी को पता है जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आगे हम देखते शाम हो गई होती है। अपने घर जाते हुए यूजुआन बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। यूजुआन के दोस्त बोल रहे होते हैं कि हमें उस कमीने जियाओजिंग से नफरत है, सिर्फ उस कमीने की वजह से हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई। यूजुआन बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उस कमीने ने हमारे पर अटैक करवाया है ना, हम उसके वजह से भी खतरनाक स्नीक अटैक करवाएंगे जब वो स्कूल से बाहर होगा। उन लोगों को देखो लड़कियां बोल रही होती है कि इनके साथ में क्या हुआ है। ये लोग तो यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब तरीके से वॉक कर रहे हैं। यूजुआन का बंदा बोल रहा होता है बॉस आज के बाद हमारे स्कूल में कोई भी बात मानेगा कि हम लोग रियल मैन है, क्योंकि नर्सिंग वाले बंदों ने हमें कमरे में मारा था और आपको तो पता ही ना कि उन लोगों का नाम कितना खराब है। यूजुआन बोल रहा होता है कि उस चीज के बारे में जिक्र मत करो, अगर एक मैन के तौर पे हमें अपने रेपुटेशन को बचाना है तो हम लोग को सभी लोगों से यही बताना है कि हमको सिर्फ मार पड़ी है, इसके अलावा हमारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदे बोल रहे होते हैं बॉस अब उसको में जियाजोंग छोड़ना काफी मुश्किल हो चुका है, स्कूल के पास से प्रोटेक्ट करने के लिए वो दोनों लड़कियां हैं और अब स्कूल के अंदर उसके पास में रेसलिंग क्लब आ चुका है। यहाँ पे दोनों ही लोग इतने पावरफुल हैं कि हम उनसे फाइट नहीं कर सकते, तो क्या आपसे हम लोग को जियाजोंग के सामने झुक के रहना पड़ेगा। यूजुआन बोल रहा हो तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी काफी कमाल का आइडिया है, आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना हम उसका पता जरूर से लेंगे। मैं पहले सोचा था कि इस मैटर को हम खुद हैंडल कर लेते हैं, लेकिन लगता है कि अब हम लोग को हेल्प के लिए डाइगो के पास में जाना पड़ेगा। आगे वो तीनों ही दागा स्ट्रीट पे आ गए होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है कि लाइफ में पहली बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वैसे जगह रात को काफी प्यारी दिखती है। बॉस वन हम लोग तो यहाँ पे मेरा डाइगो की वजह से आए थे ना, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ढूंढने के बाद में हम आगे क्या करेंगे। यूजुआन बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता ये जगह कितनी मैजिकल है, यहाँ पे तुम बहुत सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती लिटिल ब्रदर क्या तुम मेरे साथ में खेलना चाहोगे, यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स के अंदर मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ। यूजुआन बोल रहा होता जब हमारा डाइगो था ना उसने यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही सिटी के साई गैंग को हरा दिया और साई के साई गैंग को मिलाने के बाद में वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। हमारा डाइगो अब सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और तुम यहाँ पे दायोशी में जितनी प्रॉपर्टी देख रहे हो ना उसमें से 1/3 उसकी है। और यहाँ पे काम करने के लिए जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को नहीं जाता बल्कि हमारे डाइगो को जाता है। इसी वजह डाइगो हर रात को यहाँ पे आके बैठता है और अगर हमें भी उससे बात करनी है ना तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है क्या यहाँ की 1/3 प्रॉपर्टी, तो आके जो बाकी 2/3 प्रॉपर्टी है वो किसकी है। यूजुआन बोल रहा होता है कि तुम्हें लिंगुई याद है जो कि हमारी क्लास में पढ़ती है। पीछे वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि वही ना जो कि हमारे स्कूल की ब्यूटी है, हमारे स्कूल के अंदर ऐसा कौन नहीं है जो किसी नहीं जानता होगा। यूजुआन बोल रहे होते हैं कि सामने प्रॉपर्टी देख रहे हो वो जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी है। कुछ दिनों पहले लिंगजी के फादर थे ना वो सिटी के सबसे पावरफुल इंसान हुआ करते थे और जो सिटी की ज्यादातर प्रॉपर्टीज थी वो भी उन्हीं की थी। तुम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो कि पहले वो यहाँ के रूलर्स थे, लेकिन यहाँ के आने के बाद से उनकी पावर काफी कम हो गई है और तुम ऐसा भी कह सकते हो जियांग फैमिली है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तभी साइड वाला बंदा बोल रहा होता है कि डाइगो इतना पावरफुल है। यूजुआन उस बंदे को मारते हुए बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे स्ट्रीट पे रहते बड़े डाइगो को कोई डाइगो नहीं बुला सकता, अगर तुमका नाम ऐसे कैजुअली लोगे ना तो पक्का से मारे जाओगे। वह तुम लोग का डाइगो है ना वो मेरे बायोलॉजिकल अंकल है, मैं उनको डाइगो इसी वजह से बोलता कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता ना चले, पर तुम्हारा ऐसा करने की वजह से वो काफी गुस्सा हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे काफी केयरफुल रहो। तभी जब बाहर के बाहर लड़कियां होती है वो बोल रही होती है मास्टर यूजुआन आपका यहाँ पे स्वागत है। शौक होते हुए बंदे बोल रहे होते हैं कि जो हमारे बॉस जुआन है उनके अंकल और कोई नहीं बल्कि डाइगो है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि अब जाके मैं समझा आखिर जो हमारे बता जुआन है वो इतने पावरफुल कैसे है, उनके बैकअप में सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर खड़ा है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं र्यूमर सुने हैं कि जो हमारे बता यूजुआन के फादर है ना वो स्कूल के डायरेक्टर है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे बिलीव हो चुका है कि र्यूमर सच होंगे, क्योंकि जब इनके अंकल इतने पावरफुल हैं तो इनके फादर पक्का से पावरफुल होंगे। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग आज से पता नहीं था जो हमारे ब्रदर यूजुआन है वो कितने औसम थे। ब्रदर यूजुआन को फॉलो करके हमने काफी अच्छा काम किया है, हो सकता है कि इनके सपोर्ट की वजह से फ्यूचर में हम लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए। तभी यूजुआन बोल रहा होता है लड़कियों मेरी तारीफ करना बंद करो, फटाफट से मुझे बताओ क्या डाइगो कहाँ पर है, मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। वो लड़की बोल रही होती यंग मास्टर में माफ कर दीजिए पर आज जो बॉस डाइगो ने मना किया है क्योंकि किसी से नहीं मिलने वाले, वो अभी काफी जरूरी मीटिंग कर रहे हैं तो इसी वजह से मिलने के लिए आपको बाद में आना पड़ेगा। यूजुआन बोल रहा होता है क्या यहाँ पे ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जिसे मैं भी नहीं मिल सकता। सीन चल होता है हम लोगों को मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। डाइगो बोल रहा होता है कि बातें घुमा के बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है, देखो यहाँ पे शनान के अंदर मेरी बहुत सारी कोल माइंस थी जिनको की रेक्टिफिकेशन की वजह से बंद कर दिया गया है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी के लिए भी काम करना सेफ नहीं है और इन वर्कर की सेफ्टी के लिए मेरी माइंस को बंद कर दिया गया है। ये जो कमी रेड ड्रैगन स्क्वाड वाले हैं वो हमेशा बिना किसी बात के मेरी दिक्कतें खड़ी करते रहते हैं,
जो वर्कर्स माइंस में काम करते हैं ना, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन कमियों ने माइंस को बंद कर दिया है। अगर यहाँ पे कुछ वर्कर्स मर भी जाते तो मैं उनको कंपनसेट कर देता, लेकिन माइंस को बंद करना ये काफी बेकार चीज हुई है। और देखो मैं तुम्हें उन्हें खत्म करने के लिए कितना पैसा दे रखा है, लेकिन आज तक एक बार भी तुम अपना काम नहीं कर पाए। मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कर क्या रहे हो। तुमने पहले तो क्लेम किया था कि तुम्हारे पास काफी सारी पावर है, मैं तुम लोग को रहने के लिए बेच दिया, पावर दी और पैसा भी दिया, लेकिन लगता है इन चीजों का कोई फायदा नहीं हो रहा। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।